तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा कर्स्ड यानी कि शापित मूवी को, जिसका नाम है पोल्टरगाइस्ट, जो कि 1982 में आई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है, जिसको डायरेक्ट किया है टोबी हूपर और लिखा है स्टीवन स्पीलबर्ग ने। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो कहानी है सिर्फ इसी पार्ट के साथ में खत्म नहीं होगी। यहाँ पर इसके बाद में 2 और पार्ट बन चुके हैं जो कि इसी के सीक्वल्स हैं। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है, इसका कॉन्सेप्ट पसंद आता है, इसकी थ्योरीज पसंद आती हैं, तो आप नीचे कमेंट में बता देना, मैं पार्ट 2 और 3 को भी जल्दी से लेकर आ जाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, वो दोनों मूवीज भी काफी अच्छी हैं, वहां पर काफी सारे असली पत्ते खुलते हैं जो कि इस फिल्म के अंदर नहीं खुल पाते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो मूवी है वो सच्ची घटना पर आधारित है, यानी कि रियल इवेंट से इंस्पायर हुई है ये फिल्म, जिसके बारे में मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को जिसका नाम है ए हाउस ऑन द बायू, जो कि डेविल बेस्ड मूवी है और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो अगर बाई चांस मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसके अंदर हस्बैंड का नाम स्टीवन होता है और वाइफ का नाम डायन था। इनके 3 बच्चे थे जिनका नाम रॉबी, डैना और कैरल था। स्टीवन यहाँ पर एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपर होता है और डायन एक हाउसवाइफ थी जो कि घर में रहकर बच्चों का ख्याल रखती थी। ये फैमिली क्वेस्टा वर्दे नाम के कैलिफोर्निया के एक प्लान्ड कम्युनिटी के अंदर रहते थे। अब एक रात को इस घर की सबसे छोटी बेटी कैरल टीवी के सामने बैठकर उससे बातें कर रही थी, जबकि उसके अंदर सिर्फ स्टैटिक आ रहा था। घर वालों को ये लगा कि कैरल स्लीप वॉक कर रही होगी। अब अगली रात को कैरल फिर से टीवी के सामने बैठी रहती है, लेकिन इस बार उसे टीवी से एक डरावना हाथ बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, जो कि इस मूवी का एक आइकॉनिक सीन है, और वो हाथ कैरल पर अटैक कर देता है। अब उसके बाद में यह हाथ जो होता है वो स्मोक बन जाता है और पूरे रूम में फैल जाता है। इसके बाद घर के अंदर एक अर्थक्वेक जैसी फीलिंग होती है और उसके रुकने के बाद में कैरल ये कहती है कि वो सब यहाँ पर हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि घर के अंदर कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज होने वाली हैं। अब इसके अगले दिन जब सब लोग ब्रेकफास्ट के टेबल पर होते हैं, जहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। सबसे पहले एक दूध का ग्लास अपने आप टूट जाता है, स्पून्स और फोक्स यहाँ पर मुड़े हुए होते हैं, घर का फर्नीचर भी अपने आप मूव कर रहा था और घर का कुत्ता भी जोर जोर से भौंक रहा होता है। लेकिन कैरल अभी भी टीवी के स्टैटिक को ही देख रही थी। डायन ये भी नोटिस करती है कि किचन का सामान खुद पे खुद ही अपनी जगह बदल रहा होता है। वो ये सब देखकर हैरान थी, तो वो इस बारे में कैरल से पूछती है, तो वो ये बताती है कि ये सब काम टीवी पीपल का है, जो कि पिछली रात टीवी से बाहर निकल आए थे। अब ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो बढ़ती जा रही थी, और उसी शाम डायन ये डिस्कवर करती है कि किचन के एक पॉइंट पर कुछ भी सामान अगर रखा जाए तो वो मूव कर रहा होता है। इन सब चीजों को देखकर स्टीवन भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो सभी को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हॉरर मूवीज के अंदर एक व्यक्ति हमेशा ऐसा होता है जो कि हर चीज को साइंस से जोड़ने लगता है। खैर उसी रात जब जोरदार थंडरस्टॉर्म हो रहा होता है कि तभी बैकयार्ड में एक ट्री जिंदा हो जाता है और रॉबी को उठा लेता है। तभी स्टीवन उसको बचाने जाता है, लेकिन ट्री ने रॉबी को जकड़ लिया था। उसके बावजूद भी स्टीवन यहाँ पर किसी तरह से उसको बचा लेता है। अब दूसरी तरफ कैरल के कमरे में क्लोजेट के अंदर एक पोर्टल खुलता है जो कि कैरल को अपने अंदर समा लेता है। अब घर वाले भी कैरल को ढूंढने लगते हैं कि तभी रॉबी और डायन को कैरल की आवाज टीवी के अंदर से आती है। आपने सही समझा, कैरल उस पोर्टल से दूसरे डायमेंशन के अंदर चली गई थी और वो उस टीवी के थ्रू इस वर्ल्ड से कनेक्टेड होती है। अब इन सुपरनैचुरल घटनाओं को देखते हुए स्टीवन यहाँ पर पैरासाइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, जिनका नाम यहाँ पर रायन, मार्टी और डॉक्टर लैश होता है। ये सभी स्टीवन के घर तुरंत पहुंच जाते हैं और कैरल के कमरे में जाते हैं, जहाँ पर सारी चीजें हवा में उड़ रही होती हैं। इन चीजों को देखकर डॉक्टर लैश ये बोलती है कि ये सारी चीजें जो हैं वो पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी है। अब आगे डायन टीवी पर अपनी बेटी कैरल की आवाज सुनाती है, जिसमें कैरल ये कहती है कि उसे एक लाइट सोर्स दिखाई दे रही है, जिससे वो काफी डरी हुई है। अब इसी दौरान लिविंग रूम में एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक सामान गिरता है। अब आगे यहाँ पर मार्टी को बॉडी पर कटने के निशान आ जाते हैं और उसका चेहरा सड़ने लगता है, लेकिन आगे जाकर वो ये रियलाइज करता है कि ये सब उसका एक हेलुसिनेशन था। अब उसी रात सभी लोगों को कैरल के कमरे से एक लाइट निकलती हुई दिखाई देती है और वो लाइट जो होती है वो लिविंग रूम में जाकर गायब हो जाती है। डॉक्टर लैश ये सब देखकर ये बोलती है कि वो अगले दिन
स्पिरिचुअल मीडियम को लेकर आएगी जो कि सुपर नेचुरल एक्टिविटी को बंद कर सकती है और कैरल को वापस ला सकती है। स्टीवन यहाँ पर कुछ दिनों से ऑफिस नहीं गया था तो उसके बॉस उससे मिलने आ जाते हैं और बॉस से बातचीत में ये पता चलता है कि क्वेस्टा वेर्दे एक सिमेट्री के ऊपर बना हुआ है और बिल्डर्स ने इसकी ग्रेव्स को कहीं और शिफ्ट कर दिया था। अब ये सुनकर वो लोग हिल जाते हैं और स्टीवन उसके बाद अपने बच्चों को रिलेटिव्स के यहाँ पर भेज देता है क्योंकि आज ही ये सभी लोग स्पिरिचुअल मीडियम की मदद से कैरल को वापस लाने की कोशिश करने वाले थे जो कि खतरे से खाली नहीं था। अब उसी रात डॉक्टर लैश अपने साथ टैंजिना बैरन्स को लेकर आती है। टैंजिना को घर के अंदर आते ही अजीब सी चीजें फील होती हैं और वो कैरल के कमरे में छानबीन करने जाती हैं। टैंजिना ये बोलती है कि कैरल अभी भी जिंदा है और वो यहीं पर है इसी घर के अंदर। टैंजिना यहाँ पर एक दिमाग से परे बात बोलती है कि इंसान कभी मरता नहीं है, वो बस डिफरेंट स्पेयर ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है और ये एक ट्रांजिशन की तरह होती है जहाँ पर स्पिरिट बॉडी को छोड़कर लाइट की तरफ चली जाती है जिसके थ्रू स्पिरिट्स यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाती है। लेकिन कभी कभी स्पिरिट्स रास्ता भटक जाती हैं और अर्थली प्लेन्स के अंदर फंस जाती हैं। टैंजिना आगे बताती है कि कैरल ऐसी जगह में है जो कि हमारे वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रास्ता है और ये स्पिरिट्स कैरल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि कैरल के अंदर लाइफ फोर्स है जो कि पावरफुल लाइट की तरफ अट्रैक्टेड होती है, जिस वजह से ये स्पिरिट स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाली लाइट की तरफ जाने के बजाय कैरल की लाइफ फोर्स की तरफ बढ़ रही हैं क्योंकि इन्हें फिर से लाइफ और अर्थ को फील करना है। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इंसीडियस मूवी के अंदर है। और दोस्तों इंसीडियस मूवी के 4 पार्ट्स हैं, अगर आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ तो नीचे लिख देना क्योंकि इसका जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट यानी कि इंसीडियस 5 भी आने वाली है तो एक काइंड ऑफ रिकैप आपका हो जाएगा। खैर यहाँ पर सारी स्पिरिट्स इविल नहीं होती लेकिन वहां पर वो एक बीस्ट नाम की डार्क एनर्जी को महसूस कर पा रही है और उसी ने कैरल को अपने पास रखा हुआ है ताकि सारी आत्माएं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए ना कि स्पिरिचुअल प्लेन के लाइट की तरफ में। बेसिकली ये जो डार्क एनर्जी है वो इन एनर्जीज को कंज्यूम करना चाहती है। तो क्या हम इस डार्क एनर्जी को पोल्टरगाइस्ट की जगह डेविल बोल सकते हैं? मुझे बिल्कुल लगता है कि ऐसा माना जा सकता है। खैर इसका बेसिकली ये मतलब है कि बीस्ट ने कैरल को बहला फुसला कर रखा है क्योंकि कैरल के अंदर जो लाइफ फोर्स है उस वजह से बाकी कंफ्यूज्ड हुई स्पिरिट्स कैरल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और उससे उस बीस्ट लाइफ फॉर्म को उन पर फीड करने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पर उनको उन स्पिरिट्स को स्पेक्ट्रल लाइट की तरफ भेजना होगा। स्टीवन, डॉक्टर लैश, रायन, डायन और टैंजिना तैयारी करते हैं कि कैरल को रियल वर्ल्ड में वापस लेकर आया जाए। टैंजिना इस काम के लिए रेड रिबन्स, हैंकरचीफ, रोप्स और टेनिस बॉल मंगवाती है। अब इन टेनिस बॉल्स को रायन नंबरिंग कर रहा होता है। टैंजिना बताती है कि इन दूसरे डायमेंशन में जाने का रास्ता कैरल के रूम के क्लोजेट से है और वहां से निकलने का रास्ता लिविंग रूम के पोर्टल से है। आगे डायन कैरल से बात करती है और उसे लाइट की तरफ जाने को बोलती है जिससे बाकी की स्पिरिट्स कैरल के पीछे भागेंगी और उससे उन्हें स्पेक्ट्रल प्लेन मिल जाएगा। आगे टैंजिना क्लोजेट से टेनिस बॉल फेंकती है और वो बॉल लिविंग रूम से बाहर आ जाता है जिससे कि टैंजिना की जो थ्योरी होती है वो सही साबित हो जाती है कि पोर्टल में घुसने का रास्ता कैरल के रूम के क्लोजेट से है और एग्जिट लिविंग रूम में है। यानी कि जब कैरल ने ये बात बोली थी कि टीवी पीपल वहां पर है तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही थी। वहां पर जो भटकी हुई आत्मा थी वो वहां पर आ गई थी। खैर अब डायन कमरे में रोप बांधकर क्लोजेट वाले पोर्टल से घुसने लगती है। कैरल के रूम में स्टीवन और टैंजिना ने रोप पकड़ी हुई थी और लिविंग रूम के अंदर रायन और डॉक्टर लैश ने रोप पकड़ा था। अब अचानक से ही बीस्ट जो होता है वो स्टीवन पर हमला कर देता है और स्टीवन से रोप छूट जाती है जिस वजह से लिविंग रूम के अंदर डायन अपनी बेटी कैरल के साथ गिर जाती है और इन दोनों के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था जिसको एक्टोप्लाज्म बोला जाता है और इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है। इसके ऊपर मैंने एक मूवी भी एक्सप्लेन करी है, अगर आपको देखनी है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफी बेहतरीन मूवी है, वन ऑफ द कल्ट क्लासिक मूवीज आप कह सकते हो। यानी कि ये जो स्पिरिट्स वगैरह होती है ना इनके ऊपर ये एक्टोप्लाज्म जरूर होता है। खैर अब स्टीवन इन दोनों को बाथटब में ले जाता है और आगे डायन और कैरल होश में आ जाती हैं। अब आगे टैंजिना ये कहती है कि स्टीवन का घर अब स्पिरिट से आजाद है, यानी कि जो स्पिरिट्स थी वो अपनी असली मंजिल पर पहुंच गई हैं। अब इस हादसे के बाद में दोनों मूव होने का प्लान करते हैं और स्टीवन अगली सुबह अपना रेजिग्नेशन देने चला जाता है। अब आगे जब कैरल से इस हादसे के बारे में पूछा जाता है तो वो ये बोलती है कि उसको कुछ भी याद नहीं है और डायन के कुछ बाल सफेद भी हो गए थे, यानी कि दूसरे डायमेंशन के अंदर जो टाइम है वो थोड़ा अलग चलता है। अब आगे के सीन में हम ये देखते हैं कि डायन घर की पैकिंग कर रही होती है क्योंकि अगले ही दिन ये लोग घर को छोड़कर जाने वाले थे। स्टीवन और डायना घर में नहीं होते और उसी रात बीस्ट वापस से हमला करता है जिससे डायन हवा में उड़ने लगती है। दूसरी तरफ रॉबी की क्लाउन वाली डॉल उस पर अटैक कर देती है और कैरल के कमरे में फिर से पोर्टल ओपन हो जाता है। ये बीस्ट की किडनैपिंग की दूसरी अटेम्प्ट होती है, यानी कि वो कैरल से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड था, साथ ही साथ डायन से भी, क्योंकि इनकी लाइफ फोर्स बहुत ही बढ़िया थी।
इधर डायन अपने बच्चों के कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में ही एक भूतिया क्रीचर आ जाता है जिसकी वजह से वो घर के बाहर मदद मांगने जाती है। लेकिन बाहर जाते ही डायन फिसलकर स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती है, जहां पर ढेर सारे स्केलेटन पानी से बाहर निकलने लगते हैं। इससे पहले कि डायन को कुछ हो, उसके पड़ोसी उसको बचा लेते हैं और उसके बाद में वो तुरंत ही घर के अंदर जाती है और अपने बच्चों को बचाने में लग जाती है। आगे डायन ये देखती है कि कैरल के रूम में एक मॉन्स्टर के मुंह जैसा ओपन हो रहा है जो कि बच्चों को अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन डायन यहाँ पर बच्चों को काफी मुश्किल से बचाती है और उसी टाइम पर स्टीवन भी वापस आ जाता है। अब आगे घर के अंदर जगह जगह से कब्र और स्केलेटन निकल रहे थे और उसी बीच यहाँ पर स्टीवन को उसके बॉस से एक राज की बात पता चलती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। वो ये बोलता है कि जब क्वेस्टा वेर्दे से सिमेट्री हटवाई जा रही थी तो लोगों ने सिर्फ ऊपर से हेडस्टोन को हटा दिया था, यानी कि सिमेट्री की सारी कब्र और लाशें जो थी वो अभी भी यहीं थी और उन्हीं स्पिरिट्स को यहाँ पर उस बीस्ट ने कैद कर रखा हुआ था और यही सारी कब्रें और लाशें थी जो कि स्केलेटन के रूप में बाहर आ रही थीं। अब स्टीवन अपने परिवार के साथ कार में बैठकर वहां से तुरंत बाहर निकल जाता है और आगे हम लोग ये देखते हैं कि उसका घर उस पोर्टल में पूरा समा जाता है, यानी कि उस बीस्ट ने उस पूरे घर को ही निगल लिया था। आगे हम स्टीवन को क्वेस्टा वेर्दे से दूर एक होटल में जाता हुआ देखते हैं और उस रूम के टीवी को वो बाहर निकाल कर रख देता है, जो कि काफी फनी सीन था। और बूम, पोल्टरगाइस्ट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पोल्टरगाइस्ट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट कर दो, मैं जल्दी से पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर आऊंगा। अब यहाँ पर पोल्टरगाइस्ट उन भूतों को कहा जाता है जो कि काफी नॉइजी और फिजिकल डिस्टर्बेंस करते हैं, जैसे कि टेबल को यहाँ से वहां हिलाना, घर के सामान को अपने आप मूव करना। इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे सेक्सुअल काइंड ऑफ पोल्टरगाइस्ट भी हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक मूवी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी एक रियल घटना पर आधारित मूवी है। अब दोस्तों यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो पोल्टरगाइस्ट मूवी का सेट था वो शापित था, क्योंकि उसके बाद में काफी सारे मेंबर्स की डेथ हो गई थी। अब कई लोग ये मानते हैं कि यह श्राप की वजह से हुआ था, लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि वो सिर्फ नेचुरल डेथ्स थी। एंड एक बात और थी कि यहाँ पर इस सेट के ऊपर रियल स्केलेटन यानी कि रियल ह्यूमन स्केलेटन का इस्तेमाल करा गया था और इसी वजह से इस मूवी के बारे में ये फैल गया था कि ये मूवी श्रापित थी। अब बात करते हैं यहाँ पर रियल केस के बारे में। तो ये केस है 1958 के हरमन हाउस का। एक शाम को मिस्टर हरमन को उनकी वाइफ का कॉल आता है, जिसमें वो ये बताती हैं कि बच्चों ने घर में कई जगह पर अलग अलग लोगों की आवाज सुनी है। इसके बाद में जब मिस्टर हरमन खुद घर में तलाशी लेते हैं तो उन्हें कई कमरों में कुछ बॉटल्स दिखाई देती हैं, जिनके अंदर होली वाटर के साथ में कई चीजें रखी होती हैं। सारे बॉटल्स को लेकर मिस्टर हरमन उनको फेंक देते हैं, लेकिन ठीक 5 दिन बाद ये सब चीजें फिर से रिपीट होती हैं। इस बार भी घर के कॉर्नर्स में वो बॉटल्स फिर से आ जाती हैं, पर इस बार ये बॉटल्स अपने आप मूव कर रही थी। जी हाँ, प्रीस्ट आते हैं और उनकी फैमिली को ब्लेस करते हैं। अब मिस्टर हरमन पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं और काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई भी चीज नहीं पता चलती। अब हरमन हाउस को 1953 में हरमन फैमिली ने पहली बार खरीदा था, यानी कि वो फर्स्ट ओनर थे, तो इसलिए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती कि इस घर के अंदर जो पहले रहा करते थे तो उनकी स्पिरिट हो या फिर उनकी किसी डीड की सजा हरमन फैमिली भुगत रही हो। अब इसके बाद में हरमन हाउस की कहानी मीडिया में फैल जाती है और तभी उस वक्त के एक फेमस साइकोलॉजी के अच्छे प्रोफेसर वहां पर मिस्टर हरमन से मिलने आते हैं और उनको भी वहां पर किसी पोल्टरगाइस्ट के होने का अंदाजा हो जाता है। और इसके बाद वो अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ में उस घर में फिर से विजिट करते हैं, जिसके बाद में उनकी वहां पर रिसर्च शुरू हो जाती है। अब रिसर्च के कुछ ही दिन के बाद में धीरे धीरे ये सारी घटनाएं कम होने लगती हैं और 3 फरवरी से मार्च 18 के बीच में ये सब रिकॉर्ड किया गया था और ये केस पूरी दुनिया में फैल जाता है, जिससे ये मूवी इंस्पायर हुई थी। तो दोस्तों ये थी इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।